Good morning, students. I hope you all are safe and healthy. So, students, today we are going to discuss about format of balance sheet. So, before starting, आप सबको ये चीज़ पता होगी कि अगर किसी पर्सन ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसे सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा। तो वो पैसा वो दो तरीके से अरेंज कर सकता है। एक तो कुछ ना कुछ पैसा तो उसके खुद के पास भी होगा और बाकी के जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो उधार लेकर पूरा कर लेगा। तो बच्चे, जो उसका खुद का पैसा होता है उसको कहा जाता है इक्विटी। याद रखना है, जो खुद का पैसा होता है उसको कहा जाता है इक्विटी, और जो पैसा उधार लिया जाता है उसको कहा जाता है लायबिलिटी। ठीक है, तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो मेनली कहाँ से स्टार्ट होती है? इक्विटी एंड लायबिलिटी से। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मान लिया ये हमारे पास इक्विटी है, मैंने कहा दो तरीके की हो सकती है, कैपिटल, और दूसरा है हमारे पास लायबिलिटी। और ये चीज़ बच्चे आपने +1 क्लास में पढ़ी है कि जो लायबिलिटी है वो आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरी होती है आपकी करंट लायबिलिटी। यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि ये इक्विटी क्या है, इक्विटी के अंदर क्या आएगा? इसके अंदर सबसे मेनली आता है शेयर होल्डर्स फंड। अब आज जो हमने मेनली डिस्कस करना है वो मेनली डिस्कस करना है इस शेयर होल्डर्स फंड के बारे में, इन शेयर होल्डर्स के बारे में कि ये होते कौन है। क्लियर? उसके बाद हम अपना फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट का। क्लियर? अब बात अराइज होती है ये शेयर होल्डर फंड है, ये क्या है, ये शेयर होल्डर कौन होते हैं और इस शेयर होल्डर के पैसे को कंपनी ने खुद का पैसा क्यों मान लिया? इसलिए मान लिया कि बच्चे आपने लास्ट ईयर बिजनेस की क्लास में पढ़ा होगा कि जो शेयर होल्डर होता है उसको कंपनी का मालिक माना जाता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि शेयर क्या होता है। मान लो किसी बंदे ने अपनी कंपनी खोलनी है और कंपनी के लिए उसको चाहिए 10 लाख रुपए। उस 10 लाख में से उसके पास 5 लाख रुपए खुद के पास थे। ठीक है, 5 लाख रुपए उसने सोचा कि क्यों ना मैं किसी और से अरेंज कर लूँ। ठीक है, अब अगर तो वो किसी और से मांगेगा तो वो लायबिलिटी बन जाएगी। लायबिलिटी वो स्टार्ट होते ही बनाना नहीं चाह रहा। दूसरी बात, उसने कहा लोन ले लूँ या वैसे कुछ वो कर लूँ बैंक से, वो भी उसकी लायबिलिटी बन जाएगी। फिर उसने कहा कि क्यों ना किसी बंदे को पार्टनर बना लूँ, तो वो भी वो चीज़ नहीं चाहता। अब वो चाह रहा है कि मैं कंपनी के अंदर चाहता हूँ कि ये 10 लाख रुपए की कैपिटल आ जाए और ना कोई लोन हो और ना ही कोई पार्टनर बने। अब ऐसा कैसे होगा? इसने क्या किया, इसको ये जो 5 लाख रुपए चाहिए ना, इसने इस 5 लाख को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और हर एक छोटा पार्ट है वो कितने रुपीज़ का है? 100 रुपीज़ का। और वो 100 रुपये के हर एक पार्ट को हम क्या कहेंगे? शेयर कहेंगे। इसने क्या कहा कि 100 रुपये का एक शेयर है, 100 रुपये का एक शेयर है। अब अगर इसको 5,000 बंदे खरीद लें तो मेरे पास कितना पैसा आ जाएगा? 5,000 रुपये आ जाएंगे, आ जाएंगे। अब इसने क्या, सॉरी, 5 लाख रुपए आ जाएंगे, तो इसकी कैपिटल कंप्लीट हो जाएगी। ना कोई लोन लेना पड़ा, ना किसी को पार्टनर बनाना पड़ा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम ये क्यों फिर अपना पैसा देंगे, कोई लोग शेयर परचेज़ करेंगे ही क्यों? वो उसका भी रीज़न है, क्योंकि शेयर्स के ऊपर उनको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। जैसे आपका इंटरेस्ट होता है ना, रेट ऑफ रिटर्न, काइंड ऑफ रिटर्न लगा लो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ऐसे ही शेयर्स के ऊपर उसको डिविडेंड मिलता है। ठीक है, सेकंड जो रीज़न बन जाता है वो क्या है कि वो कंपनी का मालिक कहलाता है उतने परसेंट के लिए। ठीक है, मान लिया 5 लाख के शेयर्स हैं, 5 लाख में से किसी बंदे ने 50 लाख के शेयर्स खरीद लिए, 50,000 के शेयर्स परचेज कर लिए, तो हम क्या कह देंगे? इसका 10% का मालिक है ये कंपनी में। 50,000 5 लाख का 10% ही तो हुआ।
तो उसने हम कह सकते हैं कि वो 10% तक का मालिक है। तो वो दो रीज़न है कि कोई बंदा क्या कहता है कि कंपनी के अंदर अच्छा डिविडेंड मिलता है, मालिक बनता है, और प्लस और क्या होता है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में भी उसको कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता है। तो इसलिए दूसरे जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं और उसमें से डिविडेंड, प्रॉफिट और मालिक भी बन जाते कहलाते हैं उस कंपनी के। इसलिए वो क्या करते हैं, कंपनी को पैसा देते हैं। अब हमारी बात आई कि उसने टोटल 10 लाख रुपीज़ लगाने थे, उसमें से उसने 5 लाख रुपए खुद लगाए थे और 5 लाख रुपए उसने शेयर्स से अरेंज किए थे। अब ये जो 5 लाख उसने खुद लगाए हैं ये भी खुद का पैसा है, और ये जो 5 लाख शेयर्स से हमने अरेंज किए तो ये भी तो कंपनी के मालिक ही है ना। तो ये भी पैसा कंपनी के मालिक ने लगाया, ये भी पैसा कंपनी के मालिक ने लगाया। तो ये दोनों के दोनों, ये सारा का सारा पैसा क्या हुआ, खुद का पैसा हुआ। और खुद के पैसे को हम क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। यही रीज़न है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर जब हम फर्स्ट टाइटल पे लिखते हैं ना इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या स्टार्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। कहने का मतलब दो तरीके का पैसा होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, खुद का पैसा और उधार लिया वो पैसा। उसमें हम सबसे पहले नंबर पे कौन सा पैसा लिखते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। मीन्स कि जो पैसा हमने शेयर होल्डर्स से अरेंज किया है। अच्छा, वो क्या करता है, एक चीज़ और मिसिंग रह गई, जो 10 लाख की कैपिटल चाहिए थी, 5 लाख उसके पास खुद के पास था, 5 लाख उसने दूसरों से अरेंज किया। तो वो 5 लाख को शेयर्स में नहीं डिवाइड करेगा, वो पूरे 10 लाख को ही डिवाइड कर लेगा। इससे क्या होगा, उसने पूरे 10 लाख की कैपिटल को अपनी शेयर में बांट दिया, उसमें से 5 लाख के शेयर्स खुद खरीद लिए, तो 50% का मालिक खुद हो गया। तो जब कोई बंदा 50% से ज़्यादा का मालिक जो पर्सन होता है वही कंपनी का मालिक कहलाता है। तो इसी वजह से जिसकी कंपनी थी मालिक तो वही रहा, लेकिन दूसरों से पैसा भी निकलवा लिया और मालिक भी खुद रहा। उनको मालिक नाम के मालिक हैं, एक्चुअल में जो मालिकाना हक किसका रहता है, जिसके पास 51% शेयर्स होते हैं। क्लियर हो गया। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर हम सबसे पहले नंबर पे क्या लिखेंगे बच्चे, शेयर कैपिटल। क्लियर। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम इसके अंदर एक और चीज़ लिख सकते हैं, वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अच्छा, अब बात आती है कि ये रिजर्व्स एंड सरप्लस क्यों आए। पहले तो ये देखते हैं कि ये है क्या। रिजर्व्स क्या होते हैं कि कंपनी का मालिक क्या करता है, अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा निकाल के अलग रख लेता है कि जब भी कंपनी को ज़रूरत होगी हम इस पैसे को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कोई भी कंटिंजेंसी आती है, कोई भी बुरी सिचुएशन आती है तो कंपनी को पैसा चाहिए होगा तो वो उस रिजर्व में से यूज़ कर लेगी। अब वो प्रॉफिट किसके पास जाना था, कंपनी के मालिक के पास जाना था। तो अगर मालिक अपने पैसों में से कोई चीज़ निकाल के रख रहा है, रिजर्व बना रहा है, तो वो हुआ किसका पैसा हुआ, ये मालिक का ही हुआ ना, खुद का पैसा हुआ। इस वजह से ये किसके अंदर आया, इक्विटी के अंदर आया। उसके बाद सरप्लस क्या होता है बच्चे, ये प्रॉफिट को ही कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉफिट है वो तो कंपनी के मालिक का होता ही है, तो ये भी उसका क्या है, खुद का पैसा। तो हमने खुद के पैसे में दो चीज़ें लिखी, एक तो शेयर कैपिटल, इसके बेसिस पे तो बंदा मालिक बनता ही है। सेकंड हमने लिखा रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व क्यों, क्योंकि प्रॉफिट में से निकाले हैं, सरप्लस तो होते ही प्रॉफिट है। तो ये दोनों चीज़ें कंपनी के मालिक की होती है, ओनर की होती है। इस वजह से ये किसके अंदर आएगा, शेयर होल्डर फंड के अंदर आएगा। उसके बाद सी पार्ट में आता है हमारे पास मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अच्छा, ये क्या होता है, अब इसमें क्या करते हैं, शेयर वारंट दे देते हैं। अच्छा, इसका क्या होता है कि इसको हम कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर वारंट को शेयर्स के अंदर। ठीक है, और अगर हमने किसी बंदे को शेयर वारंट दे रखा है और वो कभी भी कंपनी के शेयर्स को शेयर वारंट को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है, तो वो कंपनी का मालिकाना हक ही तो हुआ। तो अगर शेयर वारंट है तो वो भी किस में अंदर आएगा, शेयर होल्डर फंड के अंदर आएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये इतना सा टॉपिक समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे।